हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है के अग्रवाल और वेलकम है तुम सबका तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। और जो मेरे भाई मेरे बहन मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो उन्हें मैं बता दूं कि इस चैप्टर की पहली वीडियो हमने कर रखी है जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, जाओ और जाकर पढ़ो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यार, अगर तुम लोग ये वीडियो बोर्ड्स या नीट के लिए देख रहे हो तो तुम लोग को एनसीईआरटी की क्या वैल्यू है तुम्हारे एग्ज़ाम में, ये बात बड़ी अच्छे से पता होगा। और इसीलिए मैं यहाँ पे एनसीईआरटी को ना कि लाइन बाय लाइन बल्कि वर्ड्स बाय वर्ड्स तक समझाता हूँ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखो, ठीक है? पूरा वीडियो देखो और पूरा कॉन्सेप्ट समझो और जब एग्ज़ाम आए उखाड़ दो। तो चलो अब आते हैं टॉपिक पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पढ़ते हैं एनसीईआरटी लाइन, बट उससे पहले एक ब्रीफ आइडिया लेना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो केसेस आते हैं इसमें, चलिए देख लेते हैं। पहला, जो कि बड़ी ही आम बात है कि मेल और फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं और वो दोनों अपने अपने बॉडीज़ पे गैमेट्स बनाते हैं। मेल में अलग और फीमेल में अलग गैमेट्स बनते हैं और फिर ये दोनों फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनाते हैं और फिर ये जाइगोट न्यू यंग वंस में डेवलप कर जाएगा। ये तो बड़ी ही आम बात है जो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब एक और चीज़, यहाँ पे जो ये दोनों गैमेट्स बन रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये एक ही पेरेंट बना रहे हों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक पेरेंट जो है ये दोनों गैमेट्स बना रहा होगा, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, और नीचे का प्रोसेस सेम होने वाला है। ओके, तो चलो अब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखती है एनसीईआरटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल्स के गैमेट्स बनते हैं। हाँ भाई देखो, ये रहा ये रहा। आइदर बाय सेम इंडिविजुअल, देखो ये रहा, एक सेम इंडिविजुअल दोनों गैमेट्स को बना रहा है, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि दो अलग अलग इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स के, यानी कि ये रहा हमारा, इमेजिन करते हैं इसे एम और इसे एफ, मेल और फीमेल। These gametes fuse to form the zygote which develops to form न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये जो गैमेट्स हैं ये फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होना मतलब जुट जाना, मिलना, फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं और फिर ये जाइगोट नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। यही तो लिखी हुई थी। इट इज़ एन इलाबोरेट, लंबा, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा और स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर्ड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इलाबोरेट भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। अब आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents और amongst themselves। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन मतलब दो जेनेटिक मटेरियल का मिक्सअप। ओके, ये जो दो गैमेट्स आपके सामने यहाँ मिक्स होते हैं, मेल और फीमेल, वो एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल कंडक्ट कर रहे होते हैं। उनके मिक्सअप होने की वजह से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ वेरिएशन की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेस्ट माना जाता है अमंग, अगर आप कंपेयर करो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। तो एक बात यहाँ पे और लिखी हुई थी कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स से और ना ही अपने अदर सिबलिंग्स से। एक कपल के दो बच्चे हैं तो ये बच्चे जो हैं यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है ना तो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आइडेंटिकल, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
आइडेंटिकल और सिमिलर में आसमान जमीन जितना अंतर है, ठीक है। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं ये अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते और ना ही अपने अदर भाई बहनों में ही ये आइडेंटिकल होते हैं। ट्विंस की बात नहीं कर रहा, उसको ध्यान मत दो। A study of diverse organisms, plants, animals, or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly, they share a similar pattern. तो कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एनिमल्स और फंजाइज में देखा गया कि जबकि उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी आपस में बहुत अलग है, बट जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की तो ये सारे सिमिलर पैटर्न शो करने लगते हैं। सिमिलर पैटर्न शो करने का मतलब ये देखो, यानी कि गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा और उसके बाद फिर जाइगोट बनेगा और फिर जाइगोट यंग वंस में डेवलप करेगा। तो ये जो पैटर्न है ना वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में भी सेम ही रहता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी में। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या खासियत है भाई इन डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में जो कि एक जैसी है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें कर ली जाए। स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में मैंने बात करा था लाइफ स्पैन के बारे में। बहुत सारे लोगों को, आप लोगों में से पता भी होगा क्या होता है लाइफ स्पैन। तो इमेजिन करो कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ये बर्थ है इस टाइम पीरियड पे और यहाँ पे इसका डेथ है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, आप खुद के ही बारे में सोच लो, जब आप पैदा होते हो तो उसके बाद कुछ खास वक्त तक आप में डेवलपमेंट चल रही होती है, यानी कि आप ग्रो कर रहे होते हो। तो इस ग्रोथ वाले पीरियड को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज कहते हैं। और यही जुवेनाइल फेज जब प्लांट्स में कहा देखा जाए तो इन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज तो एक ऑर्गेनिज्म था, वो छोटा सा, वो ग्रो कर गया। ग्रो करने के बाद अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अब मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद अब अपने लाइफ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कर सकता है, क्या? रिप्रोडक्शन। तो वो फेज लाइफ का जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होते हैं उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव फेज के बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अब अपने लाइफ स्पैन में आगे बढ़ते बढ़ते अपने लाइफ के थर्ड और सबसे लास्ट फेज में एंटर करता है, जिसे हम बोलते हैं सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज, ओके। चलो इन सब बातों को यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually। तो हर ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले ग्रो करना होता है और मैच्योर होना होता है। बड़ी आम बात है, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि आज बच्चा पैदा हुआ कल इसने एक और बच्चा पैदा कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। वो बच्चा पहले अपने एक एज तक ग्रो होता है, वो बड़ा होता है, उसके बाद बड़ा होने के बाद उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होती हैं, तब ये फिर रिप्रोडक्शन करने कैपेबल होता है। इसी बात तो कहा गया था। तो ये जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है जिसमें ये ग्रो कर रहा है, इतना से इतना हुआ, उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज, हमने पढ़ रखा है। यही ग्रोथ वाला फेज जो प्लांट्स में हो तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। देखो यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये जो ग्रोथ वाला फेज है, यानी कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, क्या करने के लिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पीरियड का होता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी इजीली सीन इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। तो
यहाँ पे ये बात कहा गया है कि जब किसी का जुवेनाइल फेज या ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि ग्रोथ वाला फेज जब ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्टिंग होना ये बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है हायर प्लांट्स में। कैसे? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर है। समझ गए? फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी एंजियोस्पर्म का। तो अगर उसमें फ्लावर आ रहा है, एक प्लांट है उसके अंदर फ्लावर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि वो अपना जुवेनाइल फेज को पार कर चुका है और अब एंटर कर गया किसमें? रिप्रोडक्टिव फेज में। तो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है ये हायर प्लांट्स में। यहाँ कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर? तो कितना टाइम लगता है मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट और मैंगो प्लांट्स को फ्लावर करने में? तो यहाँ पे इसका आंसर सीधी सी बात है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। हाँ, हालांकि मैं कोकोनट और मैंगो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्लांट ट्रीज हैं ये, तो इन्हें थोड़ा लंबा वक्त लगता है। इन्हें अप्रॉक्स 3 to 6 ईयर्स लग जाते हैं। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस। एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावरिंग जो है वो एक से ज़्यादा बार हो, यानी कि आप समझ लो ऐसा फ्लावर है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसने दोबारा फ्लावर करा। बहुत बार फ्लावरिंग जिसमें हो, वैसे के बारे में बात की जा रही है, वैसे प्लांट्स की। तो व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर? मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें फ्लावरिंग एक से ज़्यादा बार होता है। तो आप इस पीरियड को इंटर फ्लावरिंग पीरियड, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच के पीरियड को कहते हैं यहाँ पे इंटर फ्लावरिंग पीरियड। आप इसको ग्रोथ फेज में रखोगे या फिर मैच्योर्ड फेज में रखोगे? तो मैं यहाँ पे इसे जुवेनाइल फेज में रखूँगा, यानी कि ग्रोथ फेज में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? एक्चुअली जब तो वो तो ग्रो किया तभी तो फ्लावर करा, दोबारा फ्लावर कर रहा है? नहीं, एक्चुअली बात यहाँ पर ये है कि प्लांट में एक बार फ्लावरिंग होने के बाद दूसरी बार फ्लावर करने के लिए उसे अपने अंदर चेंजेस लानी होती हैं, और इसलिए वो वापस से जुवेनाइल फेज में एंटर करते हैं। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। अपने आसपास के एरिया में कुछ ट्रीज को देखो। लॉकडाउन है, जाना नहीं बाहर। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? तो जाओ कुछ जाकर के पेड़ देखो, और क्या उनमें फ्लावर वही खास महीने में हर साल लगती है? ये सवाल है आपके पास। Why do you think the availability of fruits like mango, apple and jackfruits etc. is seasonal? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंगो, एप्पल और जैकफ्रूट जैसे फ्रूट्स जो हैं ये सीजनल है, सिर्फ खास सीजन पे मिलते हैं? Are there some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering? तो क्या कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो पूरे साल भर दिखते हैं फ्लावर होते हुए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ सीजनली करते हैं फ्लावर? ये सवाल है आपके पास। प्लांट्स द एनुअल एंड बायनियल टाइप्स शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस। देखो यहाँ बात करी गई है प्लांट्स एनुअल और बायनियल टाइप्स, यानी कि एनुअल कौन से? एनुअल जिनका लाइफ स्पैन एक सीड से लेकर के एक फ्लावर करके फ्रूट तक पूरा खत्म हो जाता है लाइफ स्पैन सिर्फ एक एनुअल सीजन में, SEASON सीजन में, हाँ जी। और दूसरे हो गए हमारे बाइनियल। कंप्लीट लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने में इन्हें 2 ईयर लगते हैं। तो ऐसे इन दोनों एनुअल और बाइनियल में हमें वेजिटेटिव फेज, यानी कि कौन सा? वो ग्रोथ वाला फेज, हाँ जी, ये जो वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और ये सेनेसेंट फेज जो है इजीली नोटिस कर सकते हैं हम लोग। बट यहाँ बात आती है एक और स्पीसीज के बारे में जो है पेरिनियल स्पीसीज, यानी कि ये इनका 1 या 2 साल में भी काम नहीं चलता, ये अपना एक कंटिन्यूसली
करते आते हैं फ्लावरिंग। तो ऐसे स्पीसीज जो हैं इनमें ये तीनों फेजेस देखना, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज जो है, ये तीनों को नोटिस करना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। देखो लिखा भी है, डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेजेस। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन। तो कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जिनमें फ्लावरिंग करने का एक अजीब ही किस्म का अपना नियम होता है, जैसे कि बैम्बू की स्पीसीज। ये फ्लावर करती हैं अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार, और जनरली लगभग 50 से 100 साल में, और फिर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूट प्रोडक्शन करा और उसके बाद फिर डेथ कर जाती हैं। गजब। चलो आगे देखते हैं। अनदर प्लांट स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, यानी कि नीलकुरंजी, जिसे हम लोग ये कॉमन नेम हो गया इसका, नीलकुरंजी। ये फ्लावर करती हैं 12 साल में एक बार। 12 साल तक ये कुछ फ्लावर नहीं करेंगी, ये 12 साल तक जुवेनाइल पीरियड में रहती हैं और उसके बाद फिर अपना ये रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करके फ्लावर करती हैं। एज मेनी ऑफ यू वुड नो, आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे इस बात को कि ये जो प्लांट्स हैं ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में सिर्फ 1 महीना फ्लावर करती हैं। समझ रहे हो, 12 साल इंतजार करवाती है और सिर्फ 1 महीना में चली जाती है। बड़ी नखरेली होती है लेकिन नहीं। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो लास्ट यहाँ एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है 2006 के बारे में, बट आप लोग जो लोग भी थोड़ा देखते होगे, ध्यान वान रखते होगे इन सब बातों में, तो आपको पता होगा कि लास्ट ये 2018 में दिखी थी। या फिर एक काम करो ना, सिंपल ऐड कर लो, 6 में 12 यहाँ पे ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा। 2018 में देखने मिला था हमें। Its mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted to a large number of tourists. हाँ भाई, समझ गया होगा तुम लोग कि ये जो है इसके बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने की वजह से जो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो हिली एरियाज थे और उनके ट्रैक्स वो कम्प्लीटली ब्लू कलर्ड से ढक गए थे, ठीक है, जो कि टूरिस्ट लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट बन गया था। यहाँ देखो, इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन दिस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जुवेनाइल फेज यानी कि ग्रोथ फेज, इसमें ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के ड्यूरिंग उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है जो कि बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। आप यहीं पे समझो इस बात को कि यहाँ पे एक बच्चा है। एक सेकंड में पेन दूसरा ले लेता हूँ, कितना गंदा कर रखा है नहीं मैंने बोर्ड। चलो, ये बच्चा था हमारा, ये बच्चा हमारा नहीं, मतलब एग्जाम्पल है। तो ये बच्चा है, ये मैंने बताया था कि ये बच्चा ऐसा थोड़ी होता है कि पैदा होते ही दोबारा अपना बच्चा पैदा कर देगा, नहीं ना। इसके अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस होती हैं। कौन कौन से, यही लिखा है यहाँ पे एनसीईआरटी ने कि यहाँ पे बहुत सारे कहाँ गया, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं या इस ग्रोथ फेज में, इस ग्रोथ वाले फेज में चेंजेस होती हैं और फिर ये रिप्रोडक्शन करने के काबिल बनता है। यही सिंपल सी बातें थी। चलो आगे देखते हैं। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स डेट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो क्या आप कुछ ऐसा लिस्ट तैयार कर सकते हो जो कि चेंजेस क्या क्या चेंजेस दिखते हैं ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने के बाद? करो करो, तैयार करो जल्दी से, कमेंट में बताओ। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर? तो यहाँ पे एक सवाल है, एनिमल्स में चलो एग्जाम्पल के लिए बर्ड ले लेते हैं, तो क्या ये एग थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल देते हैं?
और इज इट अ सीजनल फेनोमेनन, या फिर ये एक बस सीजनल फेनोमेनन है, यानी कि सिर्फ सीजन में होने वाली प्रक्रिया है। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स, तो ये फ्रॉग्स और लिजर्ड्स के बारे में क्या? यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। तो आपको ये, आपने आज तक कभी नोटिस करा होगा अगर तुम घर से बाहर निकलते हो और बाहरी दुनिया पे थोड़ा नज़र रखते हो तो, कि जो बर्ड्स नेचर में रहती हैं फ्रीली वो सिर्फ सीजन पे ले करती हैं अपना एग। लेकिन हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड, इस बात को ध्यान देना, मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो बर्ड्स पोल्ट्री फार्म्स में होती हैं इन्हें ऐसा बनाया जाता है कि ये एग को पूरे साल देते रहें, ठीक है। इन दिस केस laying eggs is not related to reproduction but is commercial exploitation for human welfare। तो इस केस में एग ले करना कोई रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि ये बस एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है हम ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, यानी कि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए इनका शोषण करते हैं और यूज़ करते हैं एग लेने के लिए। कितने बुरे हैं ना हम लोग। चलो, द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। तो प्लेसेंटा कंटेन करने वाली फीमेल मैमल्स, बात को समझो यहाँ पे, प्लेसेंटा कंटेन करने वाली फीमेल मैमल्स जो हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज आने के बाद कुछ साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। कहाँ पे? तो उनके ओवरीज में, एक्सेसरी डक्ट्स में और हार्मोन्स में। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्लेसेंटल मैमल्स में चेंजेस आने लगते हैं। तो ये चेंजेस अगर नॉन प्राइमेट्स में आए, नॉन प्राइमेट्स में आए, तो इन्हें हम कहते हैं, इस साइक्लिकल चेंज को कहते हैं एस्ट्रोसाइकल। और यहीं पे अगर यही चेंजेस, जो साइक्लिकल चेंजेस हैं, ये प्राइमेट्स में आ जाएं तो इन्हें हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चलो थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी को कि यही तो है कि कुछ और भी लिखा है। इन नॉन प्राइमेट्स एंड मैमल्स लाइक काउज, शिप्स, रैट्स, डेयर्स, डॉग्स, tigers, etc. Such cyclical changes during reproduction are called estrocycle, whereas in primates, monkey, apes and humans it is called menstrual cycle। वही बातें हैं जो हमने कर रखी हैं। Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cyclical change only during seasons in their reproductive, देखते हैं आगे, reproductive phase and are therefore called seasonal breeders। हाँ भाई, तो देखिए दो कॉन्सेप्ट और यहाँ रह गई, सीजनल ब्रीडर्स और एक और चीज जो है हमारा कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, तो सीजनल ब्रीडर्स वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अब कुछ एक खास सीजन में ही ब्रीड कर पाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वैसे जो थ्रू आउट देयर लाइफ, ओके, थ्रू आउट देयर लाइफ जो रिप्रोडक्शन कर पाए उन्हें बोलते हैं हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लिव लॉन्ग इनफ। हाँ, अगर जिंदा रह गए तो, ये जालिम ज़माने में अगर ज़िंदा बच गए तो बूढ़े तो हो गए ही। हाँ भाई, तो डैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ़ वी लिव लॉन्ग इनफ इज समथिंग डैट वी रिकोगनाइज, बट व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड।
ठीक है, पता है हमें ये बात, बट आखिरकार असली मतलब क्या होता है ये बूढ़े होने का? एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज। तो रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होना उन सभी पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर माना जाता है ओल्ड एज का। देयर आर कॉन्कोमिटेंट changes in the body like slowing of metabolism etc. during this last phase of lifespan. Old age ultimately leads to death. देखो यहाँ पे एक बात कही गई है कि लाइफ स्पैन के थर्ड फेज, सेनेसेंस फेज, इस फेज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट ये चेंज है जिसकी वजह से क्या होता है कि ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द थ्री फेजेस। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही हार्मोन ही जिम्मेदार है इन तीनों फेजेस में आगे बढ़ने के लिए। बर्थ से फिर ग्रो करने के लिए भी हार्मोन चेंजेस में ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ग्रोथ के बाद फिर हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या, ओल्ड एज वाला फेज जी। तो इन तीनों में ट्रांसफ़र के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार हैं। Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavior expressions of organisms. तो हार्मोन्स और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इंटरैक्शन उस ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और उससे जुड़े हुए बिहेवियरल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। समझे इस बात को? क्या है कि हार्मोन्स जो हैं प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस प्लस बिहेवियर्स तक को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, चलो, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different. ठीक है, देखो, मैच्योरिटी आने के बाद हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म कुछ इवेंट्स और प्रोसेसेस करते हैं जो कि फंडामेंटली होंगे, हालांकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में काफ़ी चेंजेस होती हैं। फिर भी अब आगे देखते हैं। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द एलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। तो जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी इलाबोरेट, लेंदी, कॉम्प्लेक्स हैं, बट फिर भी ये एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और फिर एम्ब्रायो, ये सभी चीज़ें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन of male and female gametes, the formation of zygote and embryogenesis. For convenience, these sequential events may be grouped into three distinct stages, namely pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. तो चलो थोड़ा अच्छे से समझा जाए इन चीज़ों को। देखो क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, हमने क्या करा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी प्रोसेसेस को, जो इवेंट्स और प्रोसेसेस हैं, उन्हें फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे, फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे हमने उसे 3 भाग में बांट दिया है।
पहला क्या था, याद आ रहा है किसी को? हाँ भाई, प्री फर्टिलाइजेशन, और बीच में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। लास्ट क्या है भाई? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझ जाना आप इससे। देखो हमने कोई नई बात नहीं रखी है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं जो आप पहले से ही जानते हो। जैसे देखो, दो ऑर्गेनिजम्स होते थे, मेल और फीमेल, ये दोनों क्या कर रहे थे? गैमेट्स बना रहे थे। गैमेट्स बनाने के बाद इनका फर्टिलाइजेशन हुआ था, और फर्टिलाइजेशन होने का रिजल्ट क्या निकला था? जाइगोट। और फिर ये जाइगोट किस में बदल रहे थे? एम्ब्रायो में। और फिर ये एम्ब्रायो किस में बदल रहा था? न्यूबॉर्न्स में। तो ये देखो, हमने क्या रखा है अपना बेसिस क्लासिफिकेशन का? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो कहाँ पे रहा है? यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ P फॉर पेरेंट्स, ये दोनों पेरेंट्स हैं। यहाँ पे G फॉर गैमेट्स, Z लिखा ही हुआ है, E फॉर लिखा ही हुआ है, ठीक है। देखो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट को बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। फिर प्री फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है? बीच में फर्टिलाइजेशन हमारा, ये देखो ये रहा। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या है? इससे बोलेंगे, जो भी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे उसे बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के ऊपर क्या हो रहा है? गैमेट्स है यहाँ पे, जी गैमेट्स, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्री फर्टिलाइजेशन को और डिवाइड करते हैं, और इसके बाद इसके दो टाइप्स निकलते हैं, एक्चुअली दो स्टेप्स निकलते हैं। पहला क्या हो गया हमारा? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का बनना। बनेगा तभी तो फ्यूज होगा ना भाई। हाँ जी, तो गैमेट्स का बनना। और फिर सेकंड आ गया हमारा, गैमेट्स बन गए तो अब दोनों को साथ में लाना है फ्यूज करने के लिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए दोनों को साथ में लाना पड़ेगा ना। तो फीमेल जो गैमेट होती है वो नखरे वाली होती है, चलती नहीं है, एक जगह रहती है ठाट बाट से। तो मेल का जो होता है हमारा गैमेट, वही कष्ट उठाता है और फिर ट्रांसफ़र होता है। तो अगला प्रोसेस क्या चाहिए हो गया? वो हो गया गैमेट ट्रांसफ़र। ये जो फीमेल वाली है ना, बड़ी नखरे वाली होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन मोटाइल। लड़कियों को मोटी बोल दो ना चिढ़ जाएंगी, इसलिए नॉन मोटाइल बोल बोल करके उन्हें रखा जाता है। लड़के सब सह लेते हैं, इन्हें बोल दो ना मोटाइल, कोई दिक्कत ना है इनको, मोटाइल। तो मोटाइल होते हैं ये मेल के स्पर्म। तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमेट को ट्रांसफ़र के बाद दोनों को पास ले आया गया, और फिर फर्टिलाइजेशन। फिर ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमारा ख़त्म हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है? जाइगोट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट का मतलब बाद। देखो बायोलॉजी को ना अगर आप इंग्लिश से रिलेट करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको यूँ ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है बाद में? जाइगोट। ये जाइगोट किस में डेवलप हो रहा है? एम्ब्रायो में। और एम्ब्रायो के फॉर्मेशन को बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। SIS लिखा हुआ इधर, ठीक है, मैनेज कर लेना। एम्ब्रायोजेनेसिस। और उसके बाद ये जो एम्ब्रायो है ये फिर न्यूमन्स में डेवलप कर जाएगा। तो ये रही कॉन्सेप्ट अभी की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये सभी इवेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। और इस बीच इस पूरे लेक्चर में अगर आपने मुझसे कुछ भी सीखा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, ठीक है, तभी तो अगली वीडियो पाओगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।